नमस्कार मित्रों, जिनको अक्सर याद करने से हमें एनर्जी ऊर्जा मिलती है, ऐसी एक शख्सियत का मैं आज आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसको याद करना मुझे लगता है कि शहादत की परंपरा में जितने भी लोग आए, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम इस शख्सियत का है, जिसको हमने लगभग भुला ही दिया। मित्रों, आप ये मानेंगे कि कोई भी भारतीय संस्कृति में पली संवरी औरत किसी युवा को अपना पति के रूप में साथ लेकर उसकी फरारी में मदद करे और अपने बच्चे को उस युवक का बच्चा बता के ट्रेन में सफ़र करे, और इसलिए करे कि अपने क्रांतिकारी मित्र को या क्रांतिकारी जो संगठन है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य को किसी भी तरह से पुलिस के चंगुल से बचाया जाए। मैं जिक्र कर रहा हूँ आज दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी मित्रों वो शख्सियत थी, शहीद आज़म भगत सिंह ने भी जिस बात को कबूल किया था कि मैंने ऐसी महिला पूरे के पूरे भारतीय परिवेश में नहीं देखी। किस्सा क्या हुआ, जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ, गोली चली, उनके बाद तीनों ही राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों ने जाकर एक मकान पर दस्तक दी। रात का वक्त था। जब दस्तक बिछी तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और सामने तीनों को जब सामने पाया तो उसको समझ में आ गई कि ये सारा जो कांड आज हुआ है ये यही करके आए हैं छोरे, और उनको जल्दी से अंदर प्रवेश दिया और उसके बाद सांकल चढ़ाई और उसके बाद बोलो कि क्या है, समस्या क्या है, क्यों इतना बेचैन हो रहे हो। तो सुखदेव ने कहा कि बेचैनी नहीं है भाभी, बात ये है कि हम लोग किसी भी तरह से क्रांति का ये जो चिराग हमने जलाया हुआ है सब ने मिलकर, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसको थोड़ी देर और ज़रा अलाव को जलाए रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये पुलिस जो पीछे पड़ी हुई है इससे एक बार निकला जाए और प्रयास किए जाएं कि कुछ और भी हम जाने से पहले, शहादत से पहले, शहीद होने से पहले हम लोग कुछ और भी कर जाएं इस देश के लिए। तो दुर्गा भाभी ने कहा कि अब देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो आज नहीं कल तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस भी आएगी, आज नहीं कल यहाँ छापा मारेगी, तो बेहतर यह है जो मैं कहती हूँ उस पर अमल करो। सारी योजना पल में तैयार की उस महिला ने, उस बहादुर महिला ने। उसने भगत सिंह से कहा कि तुम ये इस तरह के कपड़े पहनो, ड्रेस पहनो, और उसके बाद तुम मेरे पति लगो, और जो मेरा बच्चा है इसको अपना बच्चा मानो और मुझे अपनी पत्नी मानो, और इस तरह से हम लोग, मैं तुम्हें रेल के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊँगी। सब महिला ने वो काम कर दिखाया जो सामान्य परिवेश में शायद इतना बड़ा ताना बाना कोई भी ना बुन सकता। और इस तरह से भगत सिंह को वो लाहौर से निकाल कर ले गई, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मानसिक रूप से वो कितनी ज़्यादा सुदृढ़ थी, कितनी मजबूत थी। उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं किस तरह का बहाना लगा रही हूँ। उसने यही बात सोची कि देश सबसे पहले, और उसके बाद ये मेरे क्रांतिकारी जो मित्र, जो मेरे पुत्रवत हैं, पुत्र समान हैं ये, और उसके बाद बाकी बातें। और इन बातों को लेकर उसने जो कुर्बानी दी वो अद्भुत थी। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। दुर्गा भाभी एक ऐसे परिवार से उसका संबंध था जिस परिवार को सदा अंग्रेज़ों की नौकरी करनी पड़ी थी किसी न किसी रूप में, लेकिन दुर्गा भाभी उन सब में से अपने पारिवारिक परिवेश से बिल्कुल बगावत करके अपने पति भगवती चरण वोहरा के साथ उनके नक्शे कदम पर चली, और उसने अपने पति के साथ इस बात का संकल्प ले लिया कि अब देश के लिए ही प्राण न्योछावर करने हैं, और अपने पति के साथ साथ उसकी जो अभियान है स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी का जो अभियान है उसमें उतना ही ज़्यादा शिरकत करनी है जितना मेरा पति करता है, और मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा में काम भी देना है, उसकी प्रेरक बिंदु के रूप में भी जीवित रहना है। और इस तरह से दुर्गा भाभी ने अपनी ज़िंदगी उस क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा के निर्देशों पर देश के लिए समर्पित करने का निर्णय संकल्प ले लिया। उसने भगवती चरण वोहरा से कहा कि कहीं तुम्हारी एब्सेंस में, तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई सामने आ जाए, या मुझे कल को तुम्हारे क्रांतिकारी मित्र किसी ऐसे अभियान का ज़िम्मा सौंप दें जिसमें जोखिम भरा हो, तो कम से कम तुम मुझे पिस्तौल चलाना तो सिखा दो।
और भगवती चरण वर्मा ने अपनी पत्नी के आग्रह पे, दुर्गा भाभी के आग्रह पे उसको वो पिस्तौल चलाना सिखाया। और आप सब जानते हैं, मुझे इतिहास दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भगवती चरण वोहरा का एक बम बनाते समय विस्फोट में उनका निधन हो गया था और वो अंतिम दर्शन भी दुर्गा भाभी अपने पति के नहीं कर पाई। और उसने अपना जो संघर्ष था अपने तौर तरीके से जारी रखा और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, HRA के नाम से जो संगठन था, उसके लिए वो काम करती रही। वो 1935 में स्वाधीनता प्राप्ति से लगभग 12 वर्ष पहले ही वो गाज़ियाबाद में आ गई। वहाँ उसने एक स्कूल खोल लिया और उस स्कूल के माध्यम से वो देश की स्वाधीनता का जो एक संदेश था वो बच्चों के, स्कूली बच्चों के जहन में भरने लगी। और उसकी धीरे धीरे जो प्रसिद्धि थी स्कूल की ज़्यादा व्यापक हो गई। तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस स्कूल में एक बार जब वो गाज़ियाबाद आए हुए थे, उनको पता चला किस तरह से वो स्कूल चलाती हैं, तो वो स्कूल देखने भी गए, उन्होंने भी नमन किया। लेकिन आज भी दुर्गा भाभी का कोई स्मारक या उनकी स्मृति में कोई संस्थान या कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग गर्व कर सकें। और ये स्थिति मित्रों बड़ी दारुण होती है जब हम अपने मार्गदर्शकों को, अपने क्रांति वीरों को इस तरह से या क्रांति वीरांगनाओं को इस तरह से भुलाने की चेष्टा करते हैं। तो ये दुखद स्थिति है, लेकिन इस महान क्रांतिकारी महिला को याद करना और उनको नमन करना बेहद ज़रूरी लगता है। शुक्रिया दोस्तों।